नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेट्रो रेल पुराने शहर में इसी मियाद में आएगी, शक की गुंजाइश नहीं। असेंबली में अकबर ओवैसी की मुद्दलिल बहस पर वजीर बल्दी नज़्म KTR का जवाब। तेलंगाना असेंबली में आलेर इनकाउंटर की गूंज। मुसलमान की जान क्या जान नहीं है? क्या हमारा खून खून नहीं है? हमें इंसाफ कब मिलेगा? असेंबली में अकबर ओवैसी की घनगरज। तेलंगाना असेंबली का मानसून सेशन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुख्तसर सेशन में मजलिस की नुमाइंदगी पर कई अहम ऐलानात। शहर में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गई, मकानात में पानी दाखिल, अवाम घंटों ट्रैफिक में फंस गए। आने वाले 3 दिनों तक मजीद बारिश की पेशकयासी। गच्चीबौली और महेश्वरम में दिलखराज सड़क हादसे, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। राजिंदर नगर और हुसैनी आलम में सरके की संगीन वारदातें, 65 तोले तिलाई जेवरात का सरका। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीस साल में हाईटेक सिटी न्यूयॉर्क की तरह नजर आता है, लेकिन 400 साल पुराना शहर आज भी खस्ता हाल है। पुराने शहर की खस्ता हाली पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान को आज हिंजोड़ कर रख दिया। अपने जज्बाती खिताब में अकबर ओवैसी ने कहा कि पुराना शहर तरक्की के लिए तड़प रहा है, पुकार रहा है और चीख रहा है कि मुझ पर भी कोई तवज्जो दे, मुझे भी कोई हाईटेक सिटी की तरह बना दे। पुराने शहर की गलियां आज भी तंग हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं। अकबर ओवैसी ने उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत पुराने शहर की तरक्की पर जरूर गौर करेगी। कायद मजलिस ने पुराने शहर के कई मसाइल को हुकूमत के सामने रखा और पुराने शहर की अजमत रफ्ता को बहाल करने और 10,000 करोड़ रुपए का बजट फराहम करने का मुतालबा किया। मजलिस के फ्लोर लीडर ने यह भी कहा कि मेट्रो रेल हैदराबाद लाने का सहरा भी मजलिस के सर जाता है, लेकिन पुराने शहर को इससे महरूम रखा गया है। And talking about GHMC, so I would like to say that the Pearl City of Hyderabad city is famous for its pearls and it is also been called as a Pearl City. हैदराबाद सिर्फ मोतियों का शहर नहीं, हैदराबाद लेक्स का शहर है, हैदराबाद चार मीनार का शहर है, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर है, हैदराबाद हुसैन सागर कट्टे का शहर है, हैदराबाद हाई कोर्ट का शहर है, खूबसूरत बिल्डिंग का, हैदराबाद किले गोलकुंडे का शहर है। और यह भी मैं कहूं तो गलत ना होगा कि कोहिनूर गया था तो यहीं से कभी हुकूमत ईरान के ताज पे जगमगाता था तो कभी मुगलिया सल्तनत की ताज पर था, तो आज बरतानिया के क्वीन के ताज में है। तो यह शहर जाना जाता है, पहचाना जाता है। और फिर हैदराबाद तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और यह भी एक हकीकत है कि 1999 या 2000 में हाईटेक सिटी के आगाज का सिलसिला हुआ और 20 बरस में जब हम देखते हैं तो आज हाईटेक सिटी में यह कहूंगा कि लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशंस में यह कहा कि हैदराबाद इज लाइक अ न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया कह रहे हैं। तो ये इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि 20 बरस में एक हाईटेक सिटी एक नए शहर की तरह तरक्की करता गया, बुलंद इमारतें आई, आईटी सेक्टर में हम आगे बढ़ते गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना मुकाम बनाते गए। और वाकई में जब उन इलाकों में जाते हैं तो देखकर हैरत होती है कि जो डेवलपमेंट आया है, शहर हैदराबाद बढ़ता गया,
پھیلتا گیا. قلی قطب شاہ نے جب حیدرآباد کی بنیاد رکھی تھی تو دعا کیا تھا کہ اے اللہ میرے شہر کو اتنا بڑا بنا کہ جتنے پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے حیدرآباد کو بڑھائے. تو آج حیدرآباد شہر ہر کسی کے لیے ایک ڈیسٹینیشن کا پوائنٹ ہے, اور ہر انویسٹرز بھی آنا چاہتا ہے حیدرآباد میں, جیسا کہ ایپل بھی آئے اور دوسرے بھی اور کئی ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہے ہیں, مائکروسافٹ ہے, گوگل ہے. حیدرآباد میں اگر آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ کہ حیدرآباد کی خصوصیت ہے کہ حیدرآباد میں وہ محبت ہے. ان فضاؤں میں آنے والے کو ہم ہاتھ پھیلا کر اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں. حیدرآباد کی خاصیت ہے کہ کوئی بھی زبان بولنے والا اپنے آپ کو شہر حیدرآباد میں اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبان کی پابندی ہے. یہاں پہ ہندی اردو بھی بولی جاتی ہے, انگلش بھی بولی جاتی ہے, تیلگو بھی بولی جاتی ہے, اور حیدرآباد کا کوزین بھی مشہور ہے, حیدرآباد کی ہر چیز ہے. یہی کھینچتا ہے سب کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ساری دنیا میں اگر ہم ہائی ٹیک سٹی کی ترقی پر حکومت کا مبارکباد دیتے ہیں تو ہم یہ بھی ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ 20 برس میں ہائی ٹیک سٹی آج نیو یارک کی طرح دکھ رہا ہے, اور اس کو لوگ کہہ رہے بھی ہیں کہ ہندوستان کا نیو یارک ہے. لیکن میں یہاں کھڑے رہ کر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ 20 برس میں وہ نیو یارک بن گیا, لیکن 400 برس پرانا شہر جو ہے وہ آج بھی خستہ حال ہے. وہ آج بھی ترقی کے لیے تڑپ رہا ہے, پکار رہا ہے, چیخ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ مجھ پر بھی کوئی توجہ دے اور مجھے بھی کوئی ہائی ٹیک سٹی کی طرح بنا دے. 400 برس پرانے شہر کو بس کر ہو گئے, لیکن آج بھی پرانے شہر کی گلیاں تنگ ہے, راستے تنگ ہے, ٹریفک کا معاملہ ہے. ہم کو یقین ہے کہ حکومت ضرور پرانے شہر کی ترقی پر بھی غور کرے گی. پرانے شہر میں بھی خوشحالی لانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک سینٹر, یا میں یاد دلاؤں منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے ایوان میں اعلان کیا تھا میرے مطالبے پر کہ فارما سٹی آئے گا, ہائی ٹیک سٹی کا بھی ایک برانچ ہم شمشاباد ایئرپورٹ کے قریب یا مہیشورم کے ایریا میں لائیں گے, جس کے ذریعے اولڈ سٹی بھی ڈیولپ ہوگا, ترقی ہوگی. اور مجھے یاد ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پرانے شہر کو استنبول بناؤں گا. آج انتظار ہے ہم کو کہ پرانا شہر کب استنبول بنے گا. ہم کو انتظار ہے کہ پرانا شہر میں کب ترقی آئے گی. آج پرانے شہر میں چار مینار ہے, آج ہمارے پرانے شہر میں گولکنڈا فورٹ ہے, 7 ٹومز ہے, اور سب سے پہلی مسجد ہے, اور اس کے بعد میں ایک کالا تاج محل بنایا گیا تھا, وہ بھی ہے پرانے شہر میں. ٹورزم کے بھی بہت سے مقامات ہیں, لیکن آج وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کی ترقی کے لیے ایک 10,000 کروڑ کا اعلان کریے. اگر آپ اعلان کریں گے جس کے ذریعے روڈ وائڈننگ کو لینا ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ 5-6 برس میں شہر حیدرآباد اور بالخصوص پرانے شہر میں بھی کافی روڈ وائڈننگز ہوئے ہیں, SRDP میں کافی فلائی اوورز بھی لیے گئے ہیں, اور سیوریج سسٹمز بھی جو نہیں تھا پرانے شہر میں وہ بھی آئے ہیں, اسٹرانگ واٹر ڈرینز کے بھی کام آئے ہیں. جیسے کہ ہمارے کاروان میں کانسٹیٹوئنسی میں حکومت نے 320 کروڑ کا ایک سیوریج اور اسٹرانگ واٹر ڈرین کا ایک پیکج کو منظور کیا. اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے کانسٹیٹوئنسی میں چندرائن گٹے میں بھی ہم نے چیف منسٹر صاحب سے, KT راما راؤ صاحب سے ملاقات کر بلہ گوڑا جو ایریا ہے میرے ایریا کا, وہاں پہ سیوریج لائنز نہیں ہیں, اس کے تعلق سے ہم نے مطالبہ کیا تو 310 کروڑ روپے کا اسٹیمیٹ آیا ہے, اور وعدہ کیا کہ ایڈمنسٹریٹو سینکشن دیں گے, آہستہ آہستہ وہ کام بھی ہوگا. میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا اس کے ساتھ کہ کئی مسائل ہیں. روڈ وائڈننگز 10 برس سے پرانے شہر میں ویسی ہیں. آنریبل اسپیکر صاحب, 2 ایشوز جو میں 20 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں مجھے یاد آتے ہیں. آج جو راجیہ سبھا کے ممبر ہیں جناب سریش ریڈی صاحب, وہ آپ کی کرسی پر آندھرا پردیش اسمبلی میں اسپیکر تھے, تو میں نے ان سے بڑے ہی تڑپتے ہوئے انداز میں زوردار آواز میں کہا تھا کہ اسپیکر صاحب آپ ہمارے ریسکیو کو آئیے,
चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। चार मीनार आज अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन से खतरे में है। तो उस वक्त के स्पीकर साहब ने, सुरेश रेड्डी साहब ने कहा, अकबर साहब आपके इसके मुतालबे पर मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगा। मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त के मिनिस्टर ने उठकर कहा कि हम चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, चार मीनार को बचाएंगे। और सुरेश रेड्डी साहब ने कहा कि आज तो आपको खुशी हो रही होगी कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन आज भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक वक्त का मसला होता है जो मैं बार बार उठाता हूं, दूसरा चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। लेकिन आज इतने बरस के बावजूद भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पत्थरगट्टी इतना खूबसूरत, सर आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सर, इटली गया हूं, यूरोप गया हूं, अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका, एवरीवेयर, अफ्रीका ऑल्सो। सर जो भी पुराना शहर होता है, जिस भी शहर का पुराना शहर होता है, वो उनका सबसे बड़ा हीरा होता है, एक ज्वेल होता है। उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आज आप बताइए कि हमारा हेरिटेज, हमारा आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो ये भी मैं जरूरी समझता हूं कि केटी रामाराव साहब को मुबारकबाद दूं कि बार बार मैंने मुतालबा किया था मौजमजाई मार्केट को बचाने के लिए, मौजमजाई मार्केट को रेनोवेट करने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए, और बहुत अच्छा काम हुआ। और मौजमजाई मार्केट आज अपनी खोई हुई अजमत को बहाल होती हुई देख रही है, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। पत्थरगट्टी, नए पुल से लेकर पत्थरगट्टी, और पत्थरगट्टी से लेकर गुलजार हाउस, गुलजार हाउस से लेकर चार मीनार, ये स्ट्रेच इतना खूबसूरत है। कभी वक्त निकाल कर जाकर देखिए कि वो पूरा स्ट्रेच हैज अ ब्यूटीफुल आर्चेस, स्टोन आर्चेस। मैं गड़बड़ करने के बाद, सर, इन दिस हाउस, व्हेन इन आंध्र प्रदेश असेंबली आई हैड रेज्ड दिस इशू, then the then government had given instructions to clean those arches. The arches were cleansed and the beauty had come out. लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वो आर्चेस को छुपाने के लिए जो जैसा बोर्ड डालना चाहता है वो बोर्ड डाल देता है। एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बोर्ड एंड नेम का एक ऑर्डर और जीओ भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। करोड़ों रुपया खर्च कर वो आर्चेस को रिवाइव करे, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। जब इसके साथ ही साथ मैं मौजमजाई मार्केट की बात करता हूं तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि केटी रामाराव साहब से हमने मुतालबा किया था कि पुराने शहर में भी सिकंदराबाद क्लॉक टावर की तरह एक क्लॉक टावर है, पुराने शहर में भी क्लॉक टावर है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लेकर जाकर हमने दौरा किया था म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके बाद में पुराने शहर के उस क्लॉक टावर को रिपेयर किया गया, बनाया गया, और आज वो खूबसूरत दिख रहा है। इसका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन उस क्लॉक टावर के पीछे चौक की मार्केट है जो मुर्गी मार्केट से मशहूर है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, छोटा सा एक, मैं कहूंगा कि 300 स्क्वायर यार्ड या मैक्सिमम 500 स्क्वायर यार्ड, लेस देन 500 स्क्वायर यार्ड पे एक 1 स्टोरी एक पुरानी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है। और हमने कहा कि यहां पर आप एक मार्केट बनाइए 4 लेवल्स की। टूरिस्ट आते हैं खिलवत पैलेस को देखने, टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को देखने, टूरिस्ट आते हैं लाल बाजार में। एक एंटीक की मार्केट बनाइए और आप वो स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए। तो आप गौर करिए साहब, आप गौर करिए स्पीकर साहब, बड़ी बड़ी इमारतें हेरिटेज में नहीं आती। उस्मानिया हेरिटेज नहीं, एरम मंजिल हेरिटेज नहीं, छोटी सी 300 गज की इमारत, पानी टपक रहा है, आधा गिर गया है, नहीं बना रहे। रीजन व्हाट? नो, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर, इट इज इन ए डिलैपिलेटेड कंडीशन। सर, आप उसको तोड़कर बनाइए, एक मार्केट बन सकती है और वो अतराफ के लोगों को दीजिए। पार्किंग लॉट, खिलवत पार्किंग लॉट, पीपीपी प्रोग्राम में लेंगे बोले, पब्लिक पार्टनरशिप में। सर, nobody is coming forward to take up that parking lot, sir. चार मीनार के पास खिलवत के पार्किंग लॉट, लेकिन वो पार्किंग लॉट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कब किया जाएगा। अगर कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती उसको?
पार्किंग लॉट वैसी है सर. thousands of tourists sir before this lockdown in a single day more than 25,000 tourists used to come to visit Charminar and Chowmahalla Palace sir and Golconda Fort. तो सर अगर हम हमारे टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करना है सर. सर I had requested time and again to take up this work. Sir, for the Charminar, successful implementation of Charminar pedestrianization project, we need to rehabilitate. वो जो छोटे बंडियां वाले, डब्बे वाले, पत्थरगट्टी से लेकर चारमीनार तक हैं, उनको, sir, it is not just the historical monument there, it is also an economic center of whole city, sir. कई खानदान पलते हैं चारमीनार में बंडियां लगाकर, डब्बे लगाकर, कई घर पलते हैं. अगर चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर हम उनको साफ कर देंगे तो कई घर भूख में मुब्तला हो जाएंगे, परेशानी में. तो हमने प्रपोजल दिया, साथ में जाकर अरविंद साहब भी साथ में थे, मिनिस्टर साहब थे, हमने जाकर नए पुल के पास 2 ब्रिजेस बनाने का प्रपोजल बनाया, कंसल्टेंट्स को दिया, जियो भी निकाला कि वहां जितने बंडियां डब्बे वाले हैं सालार जंग म्यूजियम के पास नए पुल पर 2 ब्रिजेस डालकर उनको वहां पर अपनी रोजी रोटी का काम करने की इजाजत देंगे. सर आज तक जियो निकला लेकिन संगे बुनियाद नहीं, काम का आगाज नहीं. और मैं ये बात जरूर कहूंगा सर आपको कि लाड़ बाजार सर जो भी आते हैं सर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे या जो भी कंट्री के बड़े सरबराह आते हैं हैदराबाद को, तो वो लाड़ बाजार जरूर जाते हैं. सर लाड़ बाजार का क्या हाल है सर? मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का कि मैंने कहा कि पंजाब जाकर, चंडीगढ़ जाकर देखते हैं सुनेरी गुरुद्वारा को किस तरीके से अच्छा बनाया गया, और एक डेलीगेशन जाकर वहां पर देखा कि किस तरीके से फसाड लगाया गया और किस तरीके से ब्यूटीफाई किया गया वो चंडीगढ़ के एरिया को, और उसकी मंजूरी दी गई. लेकिन आज भी लाड़ बाजार वैसे का वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ लाड़ बाजार में. सर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी में अगर ये तरक्की आई है, हैदराबाद का अगर नाम हुआ है और हैदराबाद में तरक्की आई है, तो इस चीज को ना भुलाएं कोई कि इस तरक्की में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर. हम भी हैं आपके साथ. हम जब आप के कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं. हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं. हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं. तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है. लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 वर्ष थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है. हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया हमारे साथ, लेकिन हमको उम्मीद और तवक्को आपसे है. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तवज्जो देंगे, रोड वाइंडिंग को लेंगे. कई रोड वाइंडिंग अब ऐसी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं लेते रोड वाइंडिंग को? क्यों फ्लाईओवर्स का काम मंजूरी दी गई, फलकनुमा ब्रिज 3 साल हुए मंजूरी होकर आज तक शुरू नहीं हुआ. चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन कई साल हुए नहीं हुआ. हां एसआरडीपी में बहादुरपुरे का फ्लाईओवर का काम हुआ, ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर का हुआ, मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल का संग बुनियाद हुआ, वो भी काम हुआ. लेकिन ये काम हुए हैं, हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं. लेकिन जो काम नहीं हुए हैं वो कब होंगे ये मुतालबा करते हैं और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि मुसलसल हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है. और मेट्रो ट्रेन के बारे में कहूंगा कि बार बार हमारा मुतालबा रहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को लाना चाहिए. चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, केटी रामाराव साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में?
अगर सर आई वॉन्ट टू कम ऑन रिकॉर्ड, और ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली की निश्चित से इस्तीफा दे दूंगा। सर मैं मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से आई। मैं ठहर के असेंबली में लड़ा, मैं और जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद के एमएलए थे, हम दोनों ने मिलकर लड़कर इतना गड़बड़ की। वो जनार्दन रेड्डी साहब मोनो ट्रेन कहते थे, मैं मेट्रो ट्रेन कहता था। हम दोनों के झगड़े के बाद हम दिल्ली को गए। राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा अकबर यू गो टू दिल्ली एंड सी द मेट्रो ट्रेन। वहां जाकर हम देखने के बाद हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाए। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने कहा है कि मेट्रो रेल पुराने शहर में इसी मियाद में आएगी, इस मामले में शक न किया जाए। मुख्तसर मुबाहस के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि ओल्ड सिटी की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2020 करोड़ रुपए के काम SRDP के तहत मंजूर किए गए हैं और कई काम जारी हैं। रियासती वजीर का कहना था कि मीर आलम तालाब को खूबसूरत बनाने का काम 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। मुर्गी चौक की इमारत हेरिटेज है, इसकी तामीर नौ के लिए हेरिटेज कमेटी तश्कील देते हुए यकसोई की जाएगी। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के काम पर 26 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। खिलवत पार्किंग लॉट, फुट ओवरब्रिज के काम भी किए जाएंगे। हैदराबाद में पीने के पानी के मसले की यकसोई के लिए केशवरम में 20 TMC पानी ज़खायर आब तामीर किया जा रहा है। ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। गंडीपेट को मूसा नदी से मरबूत किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस हफ्ते में हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के अरकान असम्बली के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए पुराने शहर की तरक्की के लिए जो भी इक़दाम करने हैं और जो काम जारी हैं उसे जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए फैसले लिए जाएंगे। तेलंगाना असम्बली में चारशंबे को फिर आलेर इनकाउंटर की गूंज सुनाई दी। मजलिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए कहा कि 7 अप्रैल 2015 को नलगुंडा जिले के आलेर के मुकाम पर 5 मुसलमानों का इनकाउंटर कर दिया गया था। जो पुलिस मुलाजमीन इन हलाकतों के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अकबर ओवैसी ने कहा कि हमारे मुतालबे के बाद एक कमेटी इसकी तहकीकात के लिए तश्कील दी गई थी, लेकिन आज तक SIT रिपोर्ट नहीं आई। अकबर ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर SIT की रिपोर्ट कब आएगी। उन्होंने कहा कि इन मुस्लिम नौजवानों को जिन इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया था वो उन इल्जामात से बरी हो चुके हैं। कायदे मजलिस ने कहा कि पुलिस को इख्तियार नहीं कि वो किसी की जान ले, अदालत इसका फैसला करेगी। अकबर ओवैसी ने कहा कि आज भी इन नौजवानों की हलाकत के जिम्मेदार पुलिस मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें सजा नहीं दी गई। फ्लोर लीडर मजलिस ने कहा कि इंसानी कौमी हुकूक कमीशन ने 29 जुलाई को हिदायत जारी की है, जिसके तहत हुकूमत तेलंगाना को महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उनका कहना था कि इन महलूकीन के अफराद खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं एक अहम मसला उठा रहा हूं और ये मसला होम मिनिस्टर साहब के जरिए मैं चाहता हूं कि इसका वो जवाब दें। सर, 7 अप्रैल 2015 को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आलेर के मुकाम पर 5 मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से हमने मुतालबा किया था कि उन मासूमों को जिन जिन पुलिस वालों ने गोली मारकर उनको हलाक किया, उनकी जान ली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे मुतालबे के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे, जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया
اور جو راستے میں وہ لوگ کورٹ کو جا رہے تھے جس کیس کے لیے, اس کیس میں سارے کے سارے باعزت بری ہو چکے ہیں. سر کیا پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا جان لینے کے لیے؟ عدالت ہے, وہ فیصلہ کرے گی کہ پھانسی پہ چڑھانا چاہیے یا ان کو عمر قید کی سزا دینی چاہیے, لیکن پولیس کون ہوتی ہے ان کو جان سے مارنے کے لیے؟ اور یہ کام ہونے کے بعد آج تک بھی وہ قصوروار پولیس والے آج بھی ڈیوٹی پر ہے, اپنا کام انجام دے رہے ہیں, ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے, حالانکہ یہ لوگ باعزت بری ہو چکے ہیں. سر اور ایک میں یہ بات کہوں گا کہ 29 جولائی کو نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن ایک ڈائریکشن پاس کیا جس کے ذریعے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تلنگانہ کو اور یہ جتنے بچے تھے جن کو مارا گیا, وقار بھی تھا اس میں, ایک کا نام سید امجد ہے, وقار احمد ہے, محمد ذاکر, اظہر خان, محمد حنیف, ان کی طرف سے جناب عثمان شہید صاحب وکیل نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کو گئے اور نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تلنگانہ سے کہا کہ 5 لاکھ روپیہ کمپنسیشن ان کو دیا جانا چاہیے. تو میں آج یہاں کھڑے رہ کر مطالبہ کرتا ہوں اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے, یہ معصوم لوگ جن کی جان لی گئی پولیس انکاؤنٹر کے ذریعے, گولیاں مار کر مارا گیا, ان کو انصاف دلائیے. ان کے افراد خاندان انصاف کے لیے آج بھی بے چین ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا. میں بھی کہوں گا کہ میرا دل بھی تڑپتا ہے, رو رہا ہے کہ معصوموں کو گولی مار کر جان لے لی گئی. تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت 5 لاکھ روپیہ ان کو ہیومن رائٹ کمیشن کی جانب سے جو کہا گیا وہ ایکس گریشیا دے گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ ایس آئی ٹی کی رپورٹ کو ٹیبل کرے گی اور وہ سارے پولیس آفیسر جو اس میں ملوث ہیں ان کو فوراً معطل کر کے ان کو سزا دیتے ہوئے ان کو جیل میں ڈالا جائے. یہ میرا مطالبہ ہے. ادھیکشا, معزز رکن اسمبلی اور ہمارے فلو لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب جو کہے تھے نوٹ کیا گیا. ادھیکش زیرو اور نصر کیا بول رہا ہوں سنیے, آپ لوگ گڑبڑ مت کریے, صرف گڑبڑ کرنے سے نہیں ہوتا. میں کیا بول رہا ہوں سنیے پہلے. Sir, we are raising an issue in 0 hour, sir. We are raising in 0 hour, sir. I request through you, sir, kindly tell the ministers and the government to give a written reply to the issues raised in this house. یہ میں کہہ رہا ہوں سر, ایسا اور ایسا ہم مسئلہ اٹھا رہے ہیں, نوٹ کر لیے ہیں, بول رہے ہیں ہو جا رہا ہے. بی ایس سی میں سر یو ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ آل ایشوز ریزڈ ان 0 hour ول بی ریپلائڈ, لیکن ہمارے کو ریپلائی نہیں دیا جا رہا ہے. میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں, یہ اہم مسئلہ ہے. بے قصور کیا مسلمان کی جان نہیں ہے؟ کیا ہمارا خون نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ارے ہماری جان جا رہی ہے, ہم کو مار دیا گیا, ہم انصاف کہنا تڑپ رہے ہیں, کیا ہم کو انصاف نہیں ملے گا؟ ہم انصاف پوچھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں, صرف کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے جو کہا 5 لاکھ وہ دے دیجئے. ایس آئی ٹی کی 0 hour కి సంబంధించినటువంటి తమ ఆదేశాల ప్రకారం రిటర్న్ రిప్లై ఇవ్వబడుతుంది అధ్యక్ష. रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियों और दस्तावेजात की वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया. उनका कहना था कि जो भारी चालानात किए गए हैं उससे दस्तबरदारी इख्तियार की जाए. कोरोना वायरस जैसा कि मार्च में शुरू हुआ उस वक्त से आज तक ट्रैफिक के जो चालानात किए गए हज़ारों नहीं बल्कि अगर हैदराबाद सैबराबाद वगैरह में लाखों आदमियों को चालानात किए गए. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हज़ारों लोगों के गाड़ियां छुड़वाए, लेकिन आज तक भी लोगों के जो गाड़ियां सीज किए, काफ़ी गाड़ियां सीज हैं, उनके डॉक्यूमेंट सीज करके रखे गए. और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो रिलैक्सेशन दिया जाता था उस रिलैक्सेशन में जब लोग ज़रूरत के खातिर अपने घरों से बाहर निकलते तो उनको भी चालानात किए गए. और खुसूस कर लोकेलिटीज़ के अंदर जहां पर लोग ज़रूरत के लिए गाड़ियों पर बैठकर निकले, मैं तो ये कहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब से जो शहर में हेलमेट के नाम पर जो चालान किए जा रहे हैं, शहर में अगर पुराने शहर से निकलकर अगर हैबिट्स तक भी जाते हैं तो 20 किलोमीटर की
स्पीड भी नहीं रहती, लेकिन हेलमेट के जो शख्स हेलमेट नहीं पहनता उनको चालान किया जाता है। कम से कम स्पीड के ऊपर देखकर हेलमेट के चालानात नहीं करना चाहिए। और जो गाड़ियां सीज हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स आज भी पुलिस स्टेशनों में रखे हुए हैं, तो मैं आपके जरिए होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि उन तमाम गाड़ियों को और उनके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करवाएं। और हजारों की तादाद में चालानात किए गए, तो हुकूमत की जानिब से वो चालानात को भी खत्म अगर कर दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। रुकन असम्बली मौजम खान ने अनीसुल गुरबा के तामीरी काम रोक दिए जाने से हुकूमत को वाकिफ करवाया। मौजम खान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से अनीसुल गुरबा के लिए 1 एकड़ अराजी फराहम की गई थी। तामीरी काम शुरू हो चुका था, लेकिन 20 करोड़ रुपए की कमी की वजह से तामीरी काम रोक दिया गया। उनका कहना था कि बुरहाना शाह साहब की दरगाह के पास भी फंड्स की कमी की वजह से काम नहीं हो रहा है। इस्लामिक सेंटर के लिए जमीन अलॉट हो चुकी, लेकिन आज तक वहां पर काम शुरू नहीं किया गया। उनका कहना था कि जल्द से जल्द इन कामों को शुरू किया जाए। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदगी के ऊपर अनीसुल गुरबा की 1 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी और उसका तामीर का काम चालू हो चुका है। आज 20 करोड़ रुपए की कमी की तरफ से वो तामीर वहाँ पर बंद हो चुकी है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, जैसा अनीसुल गुरबा है, बुराने शाह साहब की दरगाह है, वहाँ पर भी फंड्स की कमी की तरफ से काम नहीं हो रहा है। और इस्लामिक सेंटर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन को अलॉट कर चुका है और वहाँ पर आज तक भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये जो तीनों भी है, अनीसुल गुरबा है, बुराने शाह साहब की दरगाह है, इस्लामिक सेंटर है, ये काम कब स्टार्ट होंगे और जल्द से जल्द आप काम कराए तो यहाँ की हैदराबाद की आवाम के लिए सहूलत होगी। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि कई तलबा जो बैरूनी ममालिक में इल्म हासिल कर रहे हैं, फीस की अज़म अदायगी की वजह से वो परेशान हैं। इसके अलावा अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की कारकर्दगी भी इंतहाई खस्ता हो चुकी है। एक भी कर्ज जारी नहीं किया जा रहा है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पूरा ही डिफंग होकर रह गया है, क्योंकि पिछले महामारी के अंदर लोगों के अंदर माशी तकलीफ की वजह से लोगों की हालत बहुत खस्ता होते जा रही है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि जो लोग बाहर गए स्कॉलरशिप के नाम के ऊपर, आज उनको वहाँ बाहर रहकर वो लोग फंसे हुए हैं, उनको तालीम की फ़ीस नहीं अदा की जा रही है। IT कंपनी के अंदर वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कैब ड्राइवर्स परेशान हैं। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो छोटे लोन्स देता था वो लोन्स नहीं दे रहा है यहाँ, जबकि शादी मुबारक और दूसरे स्कीमात के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से पूरे हर फंड रिलीज हो रहा है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन कर ये छोटे लोन्स दीजिए और स्कॉलरशिप के अमाउंट्स रिलीज कीजिए, ताकि छोटे लोग, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा कि प्लीज़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एकदम डिफंग हो गया, उसको थोड़ा एक्टिवेट कर फंड्स रिलीज करिए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रियासत में उर्दू के नाम की तख्तियां और साइन बोर्ड्स लगाने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वक्फ सिफर के दौरान अहमद पाशा खादरी ने कहा कि उर्दू रियासत दूसरी सरकारी जबान है, इसलिए तमाम महकमेजात को इस सिलसिले में पाबंद किया जाए कि उर्दू का भी तख्तियों से लेकर दूसरे उमूर में मौसर तौर पर इस्तेमाल हो। तेलंगाना रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया। वैसे तो कई सालों से मौक़िफ़ दिया हुआ है, लेकिन 2004 से, जहाँ पर 2014 से इस मसले में रियासती हुकूमत ने जो इक़दाम किए वो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया। ऐवान असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तवज्जो दिलाने पर चीफ मिनिस्टर साहब ने तेलंगाना में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा उर्दू को दिया, और उसका सबूत ये है कि 60 मुख्तलिफ महकमे जात में उर्दू के मुतरज्जिम के तकर्रुरात अमल में लाए गए। आज भी हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद तवज्जो दीजिए कि हर जगह उर्दू की साइन बोर्ड की ज़रूरत है, तमाम दफातर में और अब सरकारी दफातर में, और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के पर जो किलोमीटर के स्टोन लगे रहते हैं उसमें, और खुसूसन असम्बली के अंदर मोहतरम स्पीकर साहब आपके चैम्बर पर भी उर्दू की नाम की तख्ती होना चाहिए। उर्दू की अमलावरी के हर महकमे में पाबंद करना चाहिए। इसको अमली तौर पर ठोस सबूत और ठोस इक़दाम के ज़रिए इसको अमली शक्ल देना चाहिए, जो साबिक़ा की हुकूमतें नज़रअंदाज करती रही। आपका
आपके जरिए मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उर्दू के लिए बहुत बेहतरीन मौक़िफ़ का इख्तियार करते हुए 60 मुतरजम का तकर्रुर अमल में लाया और उर्दू की तरक्की पे वो संजीदा हैं। मैं हमका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अकबर अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर। जहाँ तक उर्दू की तरक्की होती रही, मजीद हम ये चाहते हैं कि उर्दू को मौसर मुकाम मिले और हुकूमत की तवज्जो दिलाने पर यह हो सकता है। शुक्रिया। वजीर बल्दी नजमानस केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस के फ्लो लीडर भट्टी विक्रमार्का का दौरा करेंगे तो मालूम होगा कि तरक्की कहां हुई, गांधी भवन में बैठने से नहीं मालूम होगा। उन्होंने कहा कि अवाम बेरोजगार नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कायदीन बेरोजगार हो चुके हैं। केटीआर ने कहा कि अगर भट्टी विक्रमार्का को इजाजत दें तो वो चार मीनार तामीर करने का भी दावा करेंगे। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले 10 साल तक कांग्रेस की हुकूमत थी। इन 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जीएचएमसी पर 4,636 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि टीआरएस हुकूमत ने 32,530 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऐवान असेंबली में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस के फ्लो लीडर भट्टी विक्रमार्का से कहा कि आपको डबल बेडरूम मकानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल आपके मकान आकर आपके साथ चलकर डबल बेडरूम का मुशाहिदा करवाने के बाद मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आप नहीं, मैं आपके मकान को आता हूं। डबल बेडरूम मकानात कहां हैं और कब तकसीम करेंगे, इसका खुलासा करने के बाद बात करेंगे। वजीर बल्दी नजमानस केटी रामाराव ने ऐवान असेंबली में ऐलान किया कि एलआरएस स्कीम के तहत माजी में रजिस्ट्रेशन फीस के मुताबिक बाकायदा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जियो 131 में तरमीम करते हुए नया जियो जुमेरात के दिन जारी होगा। वजीर मौसूफ ने जियो 58, 59 और नोटरी अराजियात का मामला रेवेन्यू का है। इस सिलसिले में वजीर आला ने कहा कि एक बार मौका फराहम किया जाएगा, इस सिलसिले में फिर एक बार उनके इल्म में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाकायदा बनाने की फीस जियो की तरमीम के बाद कम होगी और उसकी अदायगी के लिए 6 माह की मोहलत दी गई है। एलआरएस स्कीम से इस्तेफादे के लिए 15 अक्टूबर तक दरखास्त दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने मानसून असेंबली सेशन को गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीएस इजलास में अवामी मसाइल पर 28 सितंबर तक इजलास चलाने का फैसला किया गया था। असेंबली में वक्फे सवालात और वक्फे सिफर, कोविड-19, बरकी और म्यूनसिपैलिटीज पर मुख्तसर मुबाहिस के अलावा अहम रेवेन्यू कानून के बशमूल दीगर बिल्स को मंजूरी दी गई। पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि ऐवान में इजलास की कार्रवाई के दौरान 1200 अफराद ने शिरकत की। कोविड-19 के कवायद के मुताबिक इजलास की कार्रवाई चलाई गई। कोविड टेस्ट के दौरान 2 अरकान असेंबली, पुलिस और असेंबली का अमला भी मुस्बित पाए गए। कोरोना के फैलने के खतरात को देखते हुए इजलास को गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि सबकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इजलास के बाद भी कोविड कवायद की पाबंदी करें। हालात सुधरने के बाद दोबारा असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। इस मुख्तसर से असेंबली के इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो मुतालबे किए गए थे उस पर हुकूमत ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कई ऐलानात किए। रियासती असेंबली का मानसून इजलास 8 दिन तक चलाया गया। जुमला 31 घंटे 52 मिनट कार्रवाई चलाई गई, 1 मिनट जाया नहीं हुआ। वजीर आला ने सबसे ज्यादा 4 घंटे 52 मिनट बात की। वजीर आला और वज़रा ने 15 घंटे 6 मिनट बात की। टीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली ने 8 घंटे 39 मिनट, मजलिस पार्टी के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2 घंटे 27 मिनट, जुमला पार्टी अरकान ने 3 घंटे 5 मिनट बात की। कांग्रेस पार्टी के जुमला अरकान ने 3 घंटे 54 मिनट बात की। असेंबली इजलास में 12 बिल मंजूर किए गए। माह सितंबर को दक्कन में सितमगर कहा जाता है। इस माह की निस्बत सितमगर का इस्तेमाल सदी कबल मूसा नदी की तोगयानी और 7 दह कबल पुलिस एक्शन के अलावा इस माह में होने वाली गैर मौसमी बारिश से होने वाली तबाही है। तेलंगाना में 4 शंबे को तूफानी बारिश हुई। शहर हैदराबाद में इस बारिश से आम जिंदगी शदीद मुतासिर हो गई। सड़कें आरजी झील व तालाब बन गए। सैकड़ों गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आई। बेशुमार दुकानात और मकानात में पानी दाखिल हो गया। अभी भी इत्तला मिल रही है कि कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। शहर के अतराफ तकरीबन तमाम इलाके आबगीर हो गए। शेखपेट, टोली चौकी, लकड़ी का पुल, मासापटें, खैरताबाद, मलकपेट, चादरघाट, खिलवत, आजमपुरा में से 2 ता 3 फीट तक पानी सड़कों पर देखा गया। चौक में बारिश के पानी की वजह से खिलवत शाहरा नाकाबिले उबूर बन गई। बेशुमार गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं।
बहादुरपुरा जू रोड पर 3 फीट से ज्यादा पानी बहता देखा गया, जहां पर एक फ्लाईओवर ज़ेरे तामीर है। किशनबाग रोड के अलावा जियागुड़ा अत्तापुर में भी कई मुलाके पानी में डूबे देखे गए। शहर में शदीद बारिश शेखपेट, टोली चौकी, आसिफ नगर, मरिकोंडा, गुड्डी मलकापुर, बंडलागोड़े में रिकॉर्ड की गई। रंगारेड्डी के इलाके अब्दुल्लापुर में, गंडीपेट के अलावा अजला, जहीराबाद, महबूबनगर के भूतपुर, महबूबनगर अर्बन, मूसापेट में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। नागर कर्नूल, सिद्दीपेट, निजामाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, मेदक, वनपर्ती, गढ़वाल के कई इलाके तूफानी बारिश से मुतासर हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव के सबब मजीद आने वाले 4 दिनों तक तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई मुकामात पर बिजली गिरने के वाकयात पेश आए हैं। हैदराबाद, महबूबनगर, शाहरा पर बिजली गिरने से कई मवेशी हलाक हुए हैं। तालीमी साल 2020-21 के इंटरमीडिएट के दाखिलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 16 सितंबर से दाखिलों का आगाज हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज 18 सितंबर से होगा। दाखिलों का अमल 30 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंटर साल अव्वल के ऑनलाइन क्लासेस का आगाज भी 18 सितंबर से होगा। सरकारी, खानगी, इमदादी, खानगी गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, अकामती, समाजी बहबूद की अकामती, कबायली बहबूद की अकामती, बीसी अकामती, अकलियती अकामती कॉलेजेस के प्रिंसिपल को इस शेड्यूल की पाबंदी की हिदायत दी गई है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गैर मंसूबाबंद नोटबंदी की वजह से आज मुल्क में बैंकों की हालत अबतर है। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने आदाद-ओ-शुमार पेश करते हुए कहा कि हुकूमत के तहत चलाए जाने वाले बैंकों में 99.8% फ्रॉड हुए। खानगी बैंक्स में 9.2 और बैरूनी बैंक्स में 0.4% फ्रॉड हुए। ये आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि हुकूमत के तहत चलाए जाने वाले बैंक्स में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुए। नीरव मोदी रकम लेकर फरार हो गया, उसके केस में कोई पेशरफ नहीं हुई। पंजाब नेशनल बैंक में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। एस बैंक में फ्रॉड होता है तो एसबीआई उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है, जबकि पीएमसी में फ्रॉड हुआ तो उसकी मदद नहीं की गई। 60 अफराद खुदकुशी कर चुके। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि आरबीआई की नाक के नीचे बैंकों में इस तरह के फ्रॉड होते रहे, लेकिन आरबीआई कुछ भी कार्रवाई करने से कासिर रही। ऊपर वाले पर यह सब सारी चीजें थोपने के बजाय हकीकत में इसकी जिम्मेदार मोदी हुकूमत है। It says that the state-run banks account for 89.8% of frauds by value, private banks at 9.2% and foreign banks at 0.4%. This says a lot about the internal controls in the state-run banks. Now, what is the government doing? Because their hollow claim has been badly exposed by the RBI's report itself. My second question, Madam, to the Honourable Minister is, when she stands up to reply, the PNB bank was hit with 20,000 crore, and we know Mr. Mr. Nirav Modi fled with more, and no heads have rolled so far. Why is that case? Third question is, the Modi government's real concern about PMC Bank, which the Honourable Minister spoke about, when it came to Yes Bank, the SBI immediately infused funds into Yes Bank. Why this stepmotherly treatment for PMC? 60 people have committed suicide. What is the interest that government had with Yes Bank, and that same love is not shown towards PMC Bank? And what kind of administrator is working in PMC Bank from last 1 year? That person, that honorable person, has not been able to sell the yacht which is stuck in Sri Lanka. 2 aircrafts are stuck in Mumbai airport. This is the love of this government for PMC depositors who are suffering day in, day out. Sir, my third question is about this. In this bill, it talks about issue of equity, preference or special shares by way of public's issue and private placement. Are you trying to say that now SEBI will interfere in it? Because this issue of equity and public issue, are you bringing in SEBI? Please enlighten all of us. My fourth question to the Honourable Minister is that RBI is being given power, is the government claim. If that is the case, why did Yes Bank, PNB, ILNFS, and in March 2020, Franklin Templeton happened? What was RBI doing?
What was this government doing? How did they allow all these four important things which happened was right under the rule of Mr. Modi. My fifth question is, since demonetization, the financial industry is slowly and steadily collapsing and showing how regulation by RBI, SEBI, NABARD is completely absent. So the way banks are now suffering, I feel one of the reasons is because of this unplanned Tughlaq-like decision of demonetization. Madam, sir, my sixth question is, this frauds reported by banks, which I said in the first point, about 1 lakh and above fraud has increased by 28%. Who's responsible for this? I may request the government that Bank of Maharashtra, my colleague Mr. Imtiaz Jalil, MP for Aurangabad, is right when he told me that Bank of Maharashtra should not be privatized because it is running in profit. The government should not do it. And the last point which I want to know from the Honorable Minister when she stands up to reply is that this Modi government has this habit of encroaching upon, basically weakening the federalism, encroaching upon the state list. You know for a fact what is the state subject, what is the central list. Why is it that you bring such a legislation wherein, what are your designs? Why do you want to weaken the federalism of this country, which is the basic structure of the constitution? By bringing in such a legislation, sir, we know for a fact what is under the schedule 7, entry 32, entry 43. The honorable members have spoken on it. I don't want to highlight on it. And my last point, sir, is that about this proportional voting rights. Now, if they buy equity shares in cooperative society, it's a known fact. 1 member, 1 vote. Are you going to overrule that? And also, isn't it the fact that the 2006 Vishwanathan Committee recommended that cooperative banks should be allowed to raise capital through non-voting shares? So these are the important points. I hope the Honorable Minister, when she stands up to reply, she will definitely reply. And for God's sake, I don't want this Honorable Minister to say that all these urban cooperative banks and Nirav Modi, Mehul Choksi, PNB, Franklin Templeton, all were act of God. No, these are not act of God. They happened because Mr. Modi is ruling the country and because of the misgovernance and the act of themselves. Thank you, sir. रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस की तादाद में 4 शंबे को मजीद इजाफा हुआ। 4 शंबे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2273 नए केसेस दर्ज हुए। जुमला केसेस की तादाद 1,62,884 तक पहुंच गई। 4 शंबे की सुबह 12 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात अब 996 हुए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,31,444 है। 4 शंबे की सुबह 2,260 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस की तादाद 30,401 बताई गई। हैदराबाद में 325 केसेस दर्ज हुए हैं। टीआरएस पार्टी संगारेड्डी में कोई इख्तलाफात नहीं है। इस सिलसिले में संगारेड्डी में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन बल्दिया संगारेड्डी विजयलक्ष्मी, चेयरमैन सीडीसी बुच्ची रेड्डी और जयपाल रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर टीआरएस के कायदीन ने कहा कि जो कुछ खबरें मीडिया में शाये हुई हैं वो बेबुनियाद और फर्जी हैं। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादीन ने 4 शंबे को दबीरपुरा नाले के कामों का मुआयना किया। नाले का काम इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुका है। रुकन असम्बली ने काम की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। बाद में रुकन असम्बली ने बीबी का अलावा के पास जारी एसडब्ल्यू ड्रेन के कामों का जायजा लिया। मुतालिका ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कलेक्टर संगारेड्डी एम हनुमतराव ने गैर मामूली इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए हादसे का शिकार एक शख्स को अपनी मौजूदगी में दवाखाना मुंतकिल किया। 4 शंबे की सुबह के वक्त में, उस वक्त जब कलेक्टर मौसूफ नारायणखेड़ के दौरे पर थे, उन्होंने महबूबनगर साबरा तालाब के पास एक मोटरसाइकिल सवार को हादसे का शिकार देखकर अपनी गाड़ी से उतर गए और जख्मी शख्स की विजातपुरशी की और उसे फौरी बजरिए एम्बुलेंस दवाखाना रवाना किया। बहादुरपुरा जहानुमा डिवीजन में गुलशन नगर मोइनपुरे में सीसी रोड के काम का आगाज हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मोअज्जम खां की निगरानी में जहानुमा डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए गए। मुतालिका कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मस्जिद कदीरिया को आने के लिए मुसल्लियों को तकालीफ पेश आ रही थी। अब सड़क की तामीर से मुकामी अवाम को राहत मिलेगी। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी
और मुतालिका रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। दूसरी तरफ दूधबौली डिवीजन के बंडलगोड़े में 11 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे कम्युनिटी हॉल के पहले फ्लोर की तामीर का आगाज हुआ है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका कॉर्पोरेटर अहमद गफ्फार ने तामीराती काम का मुआयना किया। इस कम्युनिटी हॉल की तामीर से मुकामी अवाम को काफी सहूलत रहेगी। मुकामी अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौज़म खान से इजहार तशक्कुर किया। खानी स्कूल के असातिज़ा ने असम्बली के घेराव की कोशिश की, जिससे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। असातिज़ा का कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी से वो परेशान हैं। कॉलेज के लेक्चरर्स को भी तनख्वाह नहीं दी गई। इस मामले में हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। जुनूबी शहर के छतरी नाका, लाल दरवाजा और चंद्रन गोट्टा हदूद में शराब की दुकानात के पास दिन दहाड़े खुलेआम शराब पी जा रही है। सड़क को मैखाना बना दिया गया। रास्ते से गुजरने वाली खवातीन और बच्चों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुलिस का इस इलाके से कई बार गुजर होता है, लेकिन पुलिस बेबस नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि पुलिस शराबियों के साथ हद से ज्यादा फ्रेंडली हो गई है और शराबी इसका फायदा उठा रहे हैं। गच्चीबौली फ्लाईओवर के पास चारशंबे की सुबह पेश आए सड़क हादसे में 38 साल नौजवान हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक संजय बिस्वास नामी शख्स स्कूटर आगे खड़े हुए टिप्पर से टकरा गई। मुकाम वाक़े पर ही संजय बिस्वास की मौत हुई। पता चला है कि संजय तरकारी फरोख्त करने का काम किया करता था और वो तरकारी लाने के लिए मेहदीपट्टनम जा रहा था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के पास हुए सड़क हादसे में 30 साल नौजवान हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मनानपल्ली चौराहे के पास तेज रफ्तारी से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर दे दी। इससे बरसरे मौका वो हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त 30 साल सतीश की हैसियत से की गई। सतीश खान की कंपनी में सुपरवाइजर बताया गया है। मालूम हुआ है कि ट्रैक्टर की रफ्तार गैर मामूली तेज थी। ड्राइवर मफरूर है। महेश्वरम पुलिस तहकीकात कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के हैदरगोड़े में 3 फ्लैट्स में सरके की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक वेंकट साई अपार्टमेंट में सारिकों ने ये वारदात अंजाम दी। लॉकडाउन की वजह से फ्लैट मालिकान अपने आबाई मुकामात को गए हुए थे। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि इन फ्लैट से 45 तोले के तिलाई जेवरात, 30 तोले चांदी के जेवरात का सरखा किया गया। इतला मिलते ही क्रूज टीम के हमरा पुलिस मकाम वाक़ा पहुंची। मालूम हुआ कि खुफल तोड़कर सारे अंदर दाखिल हुए थे। हुसैनी आलम कोका की टट्टी इलाके में भी सरके की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक अकीला नामी खातून के मकान वाक़े कोका की टट्टी नज़ आजम हॉस्पिटल के पास 20 तोले के तिलाई जेवरात और 2 लाख रुपए नकद रकम का सरखा किया गया। इतला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए। तफसीलात हासिल की। केस दर्ज हुआ है। मज़ीद तहकीकात जारी है। पुलिस मुलाजमीन और अहदेदारों के साथ तस्वीर लेकर पड़ोसियों पर रोब झाड़ने और उन्हें मुबैना तौर पर हरासा करने वाले बारकस के एक शख्स के खिलाफ मुकामी अवाम ने शिकायत दर्ज कराई है। हुसैन बाखिताब ये वो शख्स है जो पुलिस अहदेदारों के साथ दिखाई देता है। शायद हो सकता है कि फ्रेंडली पुलिसिंग का ये शख्स गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुकामी अवाम की तरफ से भी ये कहा गया है कि आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए हुसैन बाखिताब मदाखलत करता है और फिर अपना फायदा भी कर लेता है। मुसलसल उसकी हरासानियों से तंग आकर बिलाखिर मुकामी अवाम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पहले तो पुलिस की तरफ से केस दर्ज करने के मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया गया, लेकिन बाद में केस दर्ज किया गया। हुसैन बाखिताब के वालिद अली बाखिताब का भी कहना है कि उनका बेटा मुकामी अवाम को हरासा करता रहा है और उसकी हरासानियों से अवाम आजिज आ चुके हैं। आखिर पुलिस ऐसे शख्स को कैसे बर्दाश्त कर रही है? अवाम की सलामती और अमन कानून की बरकरारी पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर पुलिस ही ऐसे अफराद की मुबैना पुष्पनाही करे तो फिर अमन कानून का मफहूम खत्म हो जाएगा। अवाम को हरासा करने वाले ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महकमे सिविल सप्लाईज की तरफ से लंगर हाउस में पेट्रोल पंप का मुआयना किया गया।
तफसीलात के मुताबिक माहाना जांच मुहिम के तहत यह मुआयना हुआ है। सार्फिन को मेयारी पेट्रोल की फरोख्त के मकसद से यह जांच की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मेट्रो रेल पुराने शहर में इसी मियाद में आएगी, शक की गुंजाइश नहीं। असेंबली में अकबर ओवैसी की मुदल्लिल बहस पर वजीर बल्दी नज़्म KTR का जवाब। तेलंगाना असेंबली में आलेर इनकाउंटर की गूंज। मुसलमान की जान क्या जान नहीं है? क्या हमारा खून खून नहीं है? हमें इंसाफ कब मिलेगा? असेंबली में अकबर ओवैसी की घनगरज। तेलंगाना असेंबली का मानसून सेशन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुख्तसर सेशन में मजलिस की नुमाइंदगी पर कई अहम ऐलानात। शहर में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गई, मकानात में पानी दाखिल, अवाम घंटों ट्रैफिक में फंस गए। आने वाले 3 दिनों तक मजीद बारिश की पेशकयासी। गच्चीबौली और महेश्वरम में दिलखराज सड़क हादसे, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। राजिंदर नगर और हुसैनी आलम में सरके की संगीन वारदातें, 65 तोले तिलाई जेवरात का सरका। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।